हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोहतान जी के स्टडी में। आज हम देखेंगे हिंदी की इस सीरीज़ में प्रत्यय के बारे में। कल हमने देखा था उपसर्ग। उपसर्ग के बाद आते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं, इनके कितने भेद होते हैं और इससे आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये क्वेश्चंस आपको लास्ट में मैंने डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से वीडियो देखना है और क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज प्रत्यय से। तो प्रत्यय क्या होते हैं, जैसे हमने देखा कि उपसर्ग उपसर्ग क्या होता है कि एक होता है मूल शब्द। मूल शब्द मतलब जैसे कि एक शब्द है समाज, तो इस समाज शब्द जो है ये हो जाएगा आपका मूल शब्द। जब इस समाज शब्द में मैं पीछे से कोई शब्द जोड़ दूं जैसे कि इक, तो इसे कहते हैं प्रत्यय। तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा सामाजिक। तो ये जो इक है ये है आपका प्रत्यय। तो इसे हम इंग्लिश में सफिक्स भी बोलते हैं, सफिक्स। और हम उपसर्गों को बोलते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग होते हैं प्रीफिक्स जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। जो शब्द के पहले लगते हैं प्रीफिक्स उनको बोलते हैं उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में लगते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। तो आई होप आपको प्रत्यय समझ में आ गया होगा। जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं या अंत में लगते हैं और उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या नया शब्द बना देते हैं, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय जो किसी भी शब्दांश के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति, एक का है अय। जो प्रति है, प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में। प्रति का मतलब साथ में लेकिन बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। तो प्रत्यय का मतलब हमारे पास पूरा का पूरा क्या आया, साथ में पर बाद में चलने वाला। तो जैसे कि हमारे पास कोई शब्द है मीठा, इस मीठा शब्द में अगर मैंने आस प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास मिठास। तो ये जो मिठास शब्द है ये आपका नया शब्द है जो कि प्रत्यय जोड़ने से बना है। मीठा शब्द में जब हम आस जोड़ देंगे तो मिठास बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो हमें अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी मतलब क्या होता है, अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो सके। अब विकार क्या है, जैसे हमारे पास कोई शब्द है लड़का, अगर इस लड़का का मुझे स्त्रीलिंग बनाना है तो मैं क्या करूँगी कि इसे लड़की लिखूँगी, लड़की। तो लड़का का लड़की हो गया। तो इसे हम बदल सकते हैं एक लिंग से दूसरे लिंग में, स्त्रीलिंग से इसको पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में इसको बदल सकते हैं। तो ये होते हैं विकारी शब्द। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जैसे अ शब्द हमेशा अ ही रहेगा। या हमारे पास इक कोई शब्द है तो इसका कोई भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है, ये इक ही रहेगा। तो ये शब्द जो हैं इनको कहते हैं हम अविकारी शब्द, जिसको कि हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं बदल सकते। जिन शब्दों का बदला नहीं जा सकता उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। अब ये जो अविकारी शब्द होते हैं इनका स्वतंत्र कोई मतलब नहीं होता। जैसे अ का कोई मतलब नहीं है, जैसे कि आपके पास इक या इत, इनका कोई मतलब नहीं है अकेले। जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे, जैसे इत आपके पास कोई प्रत्यय है, जब आप इसमें सुगंध, अगर एक शब्द है सुगंध के साथ इत प्रत्यय लगाने से बन जाता है सुगंधित। तो सुगंधित हमारे पास एक शब्द आ जाता है। इस तरीके से हम प्रत्यय को देखते हैं। तो ये तो बात हुई कि प्रत्यय क्या होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रत्यय समझ में आ गया होगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे समाज, जब हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं बन जाता है सामाजिक। सुगंध में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा सुगंधित। इसी प्रकार से हमारे पास है भूलना। भूलना में जब हम अक्कड़ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, भुलक्कड़ बन जाता है। या घूमना, घूम में जब हम अक्कड़ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, घुमक्कड़। तो इस अक्कड़ शब्द का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि इसे किसी शब्दांश या शब्द के साथ जोड़ा ना जाए, उसके बाद ही इसका कुछ मीनिंग आता है। तो ये कैसे शब्द हुए, ये हुए अविकारी शब्द जिनको कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। चलिए अब बात करते हैं प्रत्यय के भेद के बारे में कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः हमको प्रत्यय दो प्रकार को देखने को मिलते हैं। एक है हमारे पास कृत प्रत्यय और दूसरा है
तद्धित प्रत्यय। जो हमारे पास कृत प्रत्यय है इसी को हम कृदंत भी कह देते हैं। कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय एक ही है। और दूसरा हमारे पास तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो ऐसे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के बाद में लगते हैं। क्रिया, अब क्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो लिखना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, पीना, दौड़ना, भागना, ये सब क्या है? एक क्रिया है जिसमें भी हमें काम होने का अनुभव होता है। काम जिसमें हम कर रहे होते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि हमने क्या करा कि लिख धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन जाएगा लिखना। इसी तरीके से हमने या खा शब्द में हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो बन जाएगा खाना। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे कृत प्रत्यय में। दूसरा हमारे पास आता है तद्धित प्रत्यय। तो जो तद्धित प्रत्यय होता है वो क्या होता है? क्रिया के अलावा जो बच गए, तो क्रिया के अलावा कौन कौन बच गए? आपके पास बच गया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। सर्वनाम और विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय है वे ऐसे प्रत्यय होते हैं जो धातु के अंत में लगकर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। अब धातु क्या होती है? तो धातु जैसे कि हमारे पास कोई क्रिया का शब्द है, लिखना, खाना, पीना, कहना, चलना, इस तरीके से, है ना। तो हम एक धातु ले लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं चलना। तो चलना जो शब्द है उसमें जो ये चल है, ये चल हमारे पास आ जाएगा धातु। इस चल को हम क्या कहेंगे? धातु। प्लस जब हम इसमें ना लगाएंगे पीछे से तो ये जो ना शब्द है इसे कहेंगे हम प्रत्यय। और इससे जो नया शब्द बना है चलना, ये आपका प्रत्यय से बने हुए नए शब्द होते हैं, प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। तो आपको कृत प्रत्यय समझ में आया होगा कि जब किसी धातु के साथ किसी क्रिया के अंत में जुड़ के जिन नवीन शब्दों का हम निर्माण करते हैं उनको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। और जो नया शब्द बना उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमारे पास है एक एग्जाम्पल कहना। तो कहना में हमारे पास ये कह जो है धातु है और इसमें जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो हमारे पास ये जो नया शब्द बनता है ये बनता है कहना। तो ये कहना क्या है हमारे पास? ये कहना हमारे पास कृदंत प्रत्यय है। अब कृदंत प्रत्यय के भी बहुत सारे भेद होते हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कृत प्रत्यय के भेद। तो कृत प्रत्यय के मुख्यतः हमें 5 भेद देखने को मिलते हैं। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। फिर अंत में हम देखते हैं कि कुछ प्रत्यय होते हैं जो विशेषण बनाने वाले होते हैं, मतलब जिनसे विशेषण बनते हैं। तो ऐसे भी हम किस में देखेंगे? कृत प्रत्यय के भेद में ही इनको देखते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारे पास कृतवाचक। जैसा कि कृतवाचक, कृत से ही पता चल रहा है कि कार्य है, तो यहाँ पे क्रिया। तो जो कर्ता है यहाँ पे कर्ता का हमें पता चलता है। कर्ता मतलब किसी काम को करने वाले का जब हमें पता चलता है तो उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है दूध वाला, दूध वाला, या पढ़ने वाला, लिखने वाला। तो इससे जो नया शब्द बना ये बना दूध वाला। ये है आपके पास प्रत्यय, ये है आपके पास मूल शब्द। तो जो दूध वाला है मतलब दूध को बेचने वाला, दूध वाला। लिखने वाला मतलब जो लिख रहा है, लिखने वाला। तो इससे क्या बोध हमें हो रहा है? इससे हमें कर्ता का बोध हो रहा है, मतलब जो काम को कर रहा है, कार्य को करने वाले का बोध हो रहा है, कार्य को करने वाले का। जैसे कि कोई तैराक है, तैराक। तो तैराक कैसे मिलके बना है? तैर शब्द में जब हमने आक प्रत्यय जोड़ा तो हमारे पास बन जाता है तैराक। तैराक मतलब जो कि स्विमिंग विमिंग करते हैं उसको तैराक कहते हैं। इसी तरीके से घुमक्कड़, भुलक्कड़, जो ऐसे शब्द होते हैं इनको हम कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य को करने वाले का पता चले या कर्ता का बोध होता है उसे हम कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और एग्जाम्पल वही तैराक, पढ़ने वाला, लिखने वाला, दूध वाला,
घुमक्कड़ घूमने वाला, भुलक्कड़ भूलने वाला, है ना। तो इससे हमें काम करने वाले का पता चल रहा है। दूसरा हमारे पास आता है कर्मवाचक। तो जो कर्मवाचक है, कर्मवाचक में क्या होता है, इसमें हमें कार्य का पता चलता है ना। काम का हमें यहाँ पे पता चलेगा, कर्म क्या हो रहा है। जैसे कि गाना, गाना, तो ये कैसे बना है, गा शब्द में जब हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो हमारे पास बना गाना। तो ये जो गाना है ये हमारे पास एक कार्य है, कर्म है। तो कर्मवाचक प्रत्यय क्या होते हैं, तो कर्मवाचक प्रत्यय वे हैं जिनसे हमें किसी कर्म का पता चले या कर्म का बोध होता है, उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गाना, दाना, ओढ़ना, खिलौना, बिछौना, इस तरीके के जो शब्द होते हैं। अगला हमारे पास है करणवाचक। तो करणवाचक प्रत्यय में क्या होता है, यहाँ पे हमें क्रिया के करण का बोध होता है। क्रिया के करण का बोध मतलब साधन का यहाँ पे बोध होता है, साधन का। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ या कोई शिक्षक आपको समझाता है तो वो या तो चॉक का प्रयोग करेगा या तो मार्कर का प्रयोग करेगा या किसी पेन का प्रयोग करेगा। तो ये जो पेन है यहाँ पे ये है उसका साधन, ठीक। तो करणवाचक कृत प्रत्यय में हमको साधन देखने को मिलता है। जैसे हमें घूमने जाना है, मेले में जाना है, जो हमें चरखी वर्की खेलते हैं तो उसके लिए क्या होता है, झूला, है ना। रोटी बेलने के लिए हमारे पास बेलन, ढकने के लिए ढक्कन। तो इस तरीके के जो शब्द आ जाएंगे वो आपके करणवाचक कृत प्रत्यय में आ जाते हैं। अगला हमारे पास आता है भाववाचक। तो भाववाचक से ही समझ में आ जा रहा है कि जिसमें क्या हो, भाव जुड़े हुए हों। भाव मतलब कि जैसे पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो पढ़ शब्द में जब हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है क्या, पढ़ाई। तो पढ़ाई एक भाव है, पढ़ क्या है, पढ़ एक धातु है, और जब हम कहते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है तो वो एक भाव है। जैसे कि हमारे पास घबराहट है ना, तो जब हम घबरा शब्द में आहट प्रत्यय लगा देते हैं, आहट प्रत्यय, तो बन जाता है हमारे पास घबराहट। तो ये जो घबराहट है ये क्या है, एक भाव है। इसी तरीके से बुलावा, भुलावा, सजावट, बनावट, इस तरीके से जो भी शब्द आते हैं ये आपके भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला हमारे पास आता है क्रियावाचक। क्रियावाचक जो कृत प्रत्यय है उसमें क्या होता है कि ये क्रिया के अंत में जुड़ के शब्दों का निर्माण करते हैं। अब क्रिया क्या है, मतलब कोई भी काम करना, है ना। जैसे हमने कहा कि आना, जाना, खाना, पीना, सोना, तो आ शब्द में जब हम या प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, आया, जाया, गया, है ना। इस तरीके से जो शब्द होते हैं जिनमें कि क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, उसको हम बोलेंगे क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब आखिरी इसका है कि विशेषण बनाने वाले कुछ प्रत्यय होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ शब्द हैं, पठ। पठ हमारे पास होती है धातु, पठति पठता पठंती पढ़ा होगा आपने, है ना। तो पठ हमारे पास एक धातु है। जब हम इसमें नीय प्रत्यय जोड़ देते हैं, पठ में जब हम नीय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा, पठनीय। और जब पठनीय होगा, पठनीय का मतलब होता है पढ़ना एक कार्य है, और पठनीय जो शब्द आ जाता है हमारे पास, पठनीय हमारे पास विशेषण है, विशेषण। ऐसे ही लिखित एक विशेषण है, विशेषज्ञ, अभिज्ञ, कोई किसी विषय का क्या है, विशेषज्ञ है। तो विशेषज्ञ का क्या मतलब होता है कि ये एक विशेषण है यहाँ पे, ठीक। अब अगला हमारे पास आता है तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में हमने देखा था कि जब हम क्रिया के बारे में देखते हैं, क्रिया के पीछे जुड़कर जिन भी शब्दों का निर्माण होता है, धातु के साथ या क्रिया के साथ जुड़कर जिन भी शब्दों का निर्माण होता है उसको हम कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास बच जाता है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके अंत में जुड़कर जिन नवीन शब्दों का हम निर्माण करते हैं उनको कहते हैं तदित प्रत्यय। और जो ये शब्द हैं इनको कहेंगे तदितांत। जैसे कि हमारे पास कोई शब्द है चित्र। चित्र शब्द में जब हम कार प्रत्यय जोड़ देते हैं तो चित्र क्या है, चित्र एक संज्ञा है। संज्ञा में जब हम कार प्रत्यय जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाएगा, चित्रकार। तो ये जो चित्रकार शब्द है इसे हम कहेंगे तदितांत शब्द। जो हमारे पास तदित प्रत्यय है इसके भी कुछ भेद होते हैं, मुख्यतः इसके 6 भेद होते हैं। तो ये 6 भेद उसी तरीके से हैं जैसे कृत प्रत्यय के थे।
कृतवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, ऊनवाचक और सादृश्यवाचक। एक एक करके सबको देखते हैं। पहला हमारे पास आता है कृतवाचक तदित प्रत्यय। तो कृतवाचक क्या होता है? इसमें कार्य करने वाले का बोध होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कृत प्रत्यय में देखा था, उसी तरीके से हमको यहाँ पे तदित प्रत्यय में भी यहाँ पे कार्य करने वाले का बोध होता है। जैसे कि चित्र बनाने वाला चित्रकार, जुआ खेलने वाला जुआरी, तो जुआ प्लस आरी, तो इससे क्या नया शब्द बना? जुआरी। पालन प्लस हार, पालन प्लस हार, तो ये जो हार है ये प्रत्यय जोड़ने से ये क्या बन जाता है? पालन हार। तो इस तरीके से जो नए शब्द बनते हैं इससे हमें क्या पता चल रहा है? करने वाले का, जो पालता है, पालने वाले का, पालने वाला मतलब पालनहार। इस तरीके से हमें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय देखने को मिलते हैं। अगला हमारे पास है भाववाचक। तो वही जिस तरीके से कृत प्रत्यय में था उसी तरीके से भाववाचक में भी हमें भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है। इसमें जब हम इसमें किस तरीके के शब्द जोड़ते हैं? आई शब्द, आरा, आवट, ई, एरा, इस तरीके के शब्द जब हम जोड़ते हैं तो इनसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है सुंदर, सुंदर। जब सुंदर शब्द में हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाता है सुंदरता। तो सुंदरता एक भाव है। जैसे कि मधुर बोलते हैं ना, वो बहुत मीठा बोलता है, तो मधुर, मधुर शब्द में जब हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? मधुरता बन जाएगा। तो ये मधुरता क्या है आपके पास? मधुरता आपके पास भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। और मधुर क्या है? आपकी संज्ञा होती है। चलिए अब देखते हैं अगला है हमारे पास संबंधवाचक। तो संबंधवाचक मतलब जहाँ पे हमको संबंधों का पता चलता है कि कौन किसका क्या लग रहा है। जैसे कि अगर हम अपने नानी के घर जाते हैं तो नानी के घर जाने के लिए हम क्या कहते हैं? नाना हाल। हाल का मतलब होता है घर, है ना? तो जो नाना हाल का क्या बन जाएगा नया शब्द? ये बन जाएगा ननिहाल। तो ननिहाल से हमारा क्या है? संबंध है, जहाँ की हमारी माता का घर था, मायका। तो ये ननिहाल, ससुराल, चचेरा, ममेरा, भांजा, भतीजी, इस तरीके के जो भी शब्द आते हैं आपके पास, ये होते हैं हमारे पास संबंधवाचक। अगला आता है गणनावाचक। तो गणना क्या होती है? गणना मतलब सिंपल गिनना। और हम गिनते किनको हैं? गिनते हम गिनतियों को है। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनतियाँ ही तो गिनते हैं ना। तो इनमें जो प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे मैंने कहा पह, पह शब्द में जब मैं ला प्रत्यय जोड़ती हूँ तो बन जाता है पहला। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, इस तरीके से जो शब्द बनते हैं उनको हम कहते हैं गणनावाचक, जिससे कि हमको संख्याओं का पता चलता है। संख्याओं का जहाँ पे हमें पता चले वो है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। अगला हमारे पास आता है गुणवाचक। गुण मतलब जहाँ पे हमें किसी भी आदमी के गुण दोष जहाँ पे दिखाई देते हैं उसको ही तो कहेंगे गुणवाचक। जैसे कि आम क्या है? मीठा है, तो मीठा जो शब्द है वो क्या आ जाएगा? गुण है आम का। आम खट्टा है ना? वह जो संत है वो बड़ा दयालु है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? गुणवाचक होते हैं। तो जैसे कि हमने कहा मीठ शब्द, मीठ शब्द में जब हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा? मीठा। इसी तरीके से हमने दया शब्द में जब हमने आलू प्रत्यय जोड़ा, आलू, तो क्या बन जाएगा? दयालु। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनको कहते हैं गुणवाचक। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गुणवान, ऐतिहासिक, सजीला, नमकीन, कुलीन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कुल ईन, कुल और ईन। तो कुलीन क्या है? आपका प्रत्यय का एग्जाम्पल है कुलीन, जिसमें कि कुल प्लस ईन प्रत्यय लगता है और ये बन जाता है कुलीन। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है आपके पास। दयावान, बलवान, इस तरीके के जो भी शब्द है ये आ जाएंगे गुणवाचक में। अगला आता है स्थानवाचक। स्थान से ही पता चल रहा है कि प्लेस, प्लेस मतलब जो किसी जगह का हमको क्या कराए? बोध कराए, उसको कहते हैं हम स्थानवाचक। तो जो हमें किसी स्थान का पता चलता है जिसके प्रयोग से, जैसे कि कोई शब्द है जर्मन, है ना? जर्मन में जब हम ई प्रत्यय जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? जर्मनी। कोई शब्द है रूस, कोई देश है रूस, रूस में रूस
ईच जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, रूसी। तो ये क्या किसी जगह का हमें पता लगा रहे हैं ना, जैसे जयपुर में या प्रत्यय लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, जयपुरिया, चाय वाला। इस तरीके से जो भी शब्द होते हैं इनको हम कहते हैं स्थानवाचक, जिनसे हमें स्थान का पता चलता है। इसके बाद हमारे पास आता है उनवाचक। उनवाचक या न्यून, न्यून भी इसे कहते हैं, न्यूनवाचक या उनवाचक, जिसमें भी कि हमको लघुता का मतलब छोटेपन का या हीनता का या प्रियता का भाव हमको जहाँ पे मिलता है उसको कहते हैं हम उनवाचक। जैसे कि हमारे पास है खटिया। खाट शब्द में जब हम इया जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, खटिया। तो ये आपके उनवाचक में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है जिन प्रत्यय शब्दों से लघुता, प्रियता, हीनता का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आपका ठाकुर प्लस आठ, ठकुरा। ठीक है। अब हमारे पास आता है आखिरी तद्धित प्रत्यय, वो है हमारे पास सादृश्यवाचक। तो सादृश्यवाचक से ही आपको याद रखना है सा शब्द। जहाँ जहाँ पे समानता वाले जो शब्द आते हैं ना, जैसे मैं कह रही हूँ कि मुख चंद्र सा है तो चंद्र साहम है ना, पीला सा, हरा सा, नीला सा, लाल सा। तो इस तरीके के जो शब्द आपको मिलेंगे वो होते हैं सादृश्यवाचक, जहाँ पे हमें समानता का पता चलता है, समानता। तो चेहरा कैसा है, चंद्रमा जैसा है, चंद्र सा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। इसमें कि हम एक तो सा और हरा का प्रयोग करते हैं। जैसे सुन में जब हम हरा प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है सुनहरा। दूसरा हमारे पास पीला सा, लाल सा, है ना, नीला सा। इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो होते हैं सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो आपको तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब कि कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपके हैं PYQ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने इसमें डाले हैं ढूंढ ढांड के, जो आपके पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं ये। अब मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछूंगी और इसका आंसर आप फटाफट चेक करते रहोगे आपके कितने सही हो रहे हैं। फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ए लिमा, दूसरा इमा, नी या मा। तो सोच के बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है। तो देखते हैं कि इसमें नील प्लस इमा, नील प्लस इमा शब्द से बना होता है आपका नीलिमा। इमा प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। तो इमा कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, इमा दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में। अगला हमारे पास आता है निम्नलिखित विकल्पों में उपसर्गो रहित शब्द बताना है। रहित का क्या मतलब होता है, रहित मतलब होता है जिसमें उपसर्ग ना लगा हुआ है। तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है जो उपसर्ग रहित है। पहला है विज्ञान, दूसरा अधिवक्ता, छात्र या प्राचार्य। तो देखते हैं एक एक करके। पहला हमारे पास वि प्लस ज्ञान। तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो वि प्लस ज्ञान से मिलके बना है विज्ञान, तो ये तो है उपसर्ग। दूसरा हमारे पास आता है अधि प्लस वक्ता। तो अधि प्लस वक्ता मीन्स इसमें भी अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये भी आपका उपसर्ग है इसमें। तीसरा शब्द हमारे पास आता है छात्र। तो ये जो छात्र है ये किसी भी उपसर्ग से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आ जाएगा कि कौन सा विकल्प उपसर्गो रहित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी छात्र आ जाएगा। आखिरी भी देख लेते हैं। तो ये बना है आपका प्र प्लस आचार्य शब्दों को मिलाकर बना हुआ है और प्र इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है आता जाता एवं बहता में प्रत्यय है। तो इसमें आ प्रत्यय है, ता है, ब है, जा है। तो आता शब्द कैसे बना है, तो आ प्लस ता। तो ये जो ता है ये क्या है, प्रत्यय जो कि किसी शब्द के बाद में लगते हैं। ऐसे ही जा प्लस ता, तो क्या प्रत्यय आ जाएगा, तो आपका ता प्रत्यय इसमें आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है निम्नलिखित में जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। जुआरी शब्द में आपका री प्रत्यय लगा है, ई है, री है या आरी है। तो इसमें हमको देखने को मिलता है आरी प्रत्यय। तो अगला हमारे पास आता है झाड़ू। झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, आड़ू, अडू, उ या उ प्रत्यय। तो आपको कौन सा लग रहा है,
इसमें ऊ प्रत्यय लगा है। जब हम झाड़ शब्द में जब हम ऊ प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास झाड़ू। ठीक है, तो अगला हमारे पास पियक्कड़। पियक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो पहला है आपका कक्कड़, दूसरा है पिय, तीसरा है अक्कड़ और चौथा है कड़। तो आप बताइए कि कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें। तो जो पियक्कड़ शब्द है ये मिल के बना हुआ है पिय प्लस अक्कड़। अभी हमने देखा था, है ना, घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। तो ये अक्कड़ प्रत्यय से मिलके बना हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है मार्मिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मार्मिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मार्मिक बना हुआ है मर्म। मर्म प्लस इक शब्दों को मिलाने से बना है मार्मिक, जिसमें कि इक प्रत्यय लगा है। तो इसमें से आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, इक। नेक्स्ट है हमारे पास निर्जीव। निर्जीव शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग करके बना हुआ है? तो यहाँ पे आपको उपसर्ग पूछ रहा है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले लगते हैं। तो इनमें से किस उपसर्ग से बना हुआ है ये? निर, नी, नी या न? तो ये बना हुआ है हमारे निर उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है, निर प्लस जीव। अगला हमारे पास सुचारू शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग कर बना है? तो यहाँ पे भी आपको उपसर्ग बताने हैं। उपसर्ग जो मूल शब्द के पहले लग के अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। तो जब चारू शब्द में आप सु उपसर्ग लगाओगे, सु प्लस चारू मिलके बनता है सुचारू। तो ये हो जाएगा आपका उपसर्ग। अगला शब्द है आपके पास दुर्भाग्य। दुर्भाग्य में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि दुर्भाग्य में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से यूकेएसएससी क्वेश्चन पूछता है या किसी भी एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।